Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, समायोजन के MCQs आपके लिए लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहां पर आपको टोटल 35 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 35 प्रश्न। तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लूँगा आपका, क्योंकि मुझे पता है कि आपका एक एक जो सेकंड है वो कितना कीमती है। बहुत ही कम समय में आपको ये 35 प्रश्न सोल्व करा दूंगा और आपको बहुत ही नई जानकारी, बिल्कुल अप्लाइड प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, टाइम नहीं लेते हुए। प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। जो शिक्षक भर्ती है, चाहे कोई सी भी शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए ये टेस्ट उपयोगी है। तो प्रश्न नंबर 1 आता है, ऐसी व्यवस्था जो व्यक्ति को प्रत्येक स्थिति में संतुलित कर दे, उसे क्या कहेंगे? समायोजन, साम्य धारण, समावेशन और कोई नहीं। तो साथियों देखिए, प्रश्न को देखना है, फिर आंसर देना है। प्रत्येक स्थिति में संतुलित कर दे, ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है समायोजन, एडजस्टमेंट जिसको कहेंगे। किसी चीज़ से आपको अगर कोई तकलीफ़ है और आप अगर वहाँ पर एडजस्ट कर लेते हो, समायोजन कर लेते हो, तो वहाँ पर आप संतुलित हो जाते हो। प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2, वातावरण के साथ संतुलन की स्थिति को ही समायोजन कहते हैं। ये कथन किसका है? गेट्स, रोस, स्टेगनर और वुडवर्थ। तो मित्रों देखिए, यहाँ पर जो ये कथन कहा गया है, उपयुक्त कथन वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा, कि वातावरण के साथ संतुलन की स्थिति को ही समायोजन कहते हैं, ऐसा वुडवर्थ का कहना था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं मित्रों। निम्न में से समायोजन की विशेषता है। समायोजन द्विपक्षीय प्रक्रिया है। समायोजन से मानव का व्यवहार प्रदर्शित होता है। समायोजन को बुद्धि एवं व्यक्तित्व के बीच की कड़ी कहते हैं और उपयुक्त सभी। तो सोच समझकर आंसर दीजिए। साथियों बहुत ही इजी प्रश्न है। राइट आंसर चौथा रहेगा, बिल्कुल जो आपने सोचा है। क्योंकि देखिए, समायोजन की विशेषताओं में तीनों को सम्मिलित किया जाता है कि द्विपक्षीय प्रक्रिया भी है, दो पक्षों के मध्य होती है, मानव का व्यवहार भी प्रदर्शित होता है और इसको बुद्धि एवं व्यक्तित्व के बीच की कड़ी भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों में के कुल कितने प्रकार होते हैं? 2, 4, 5, 7। साथियों अप्लाइड प्रश्न बहुत ही शानदार आने वाले हैं, बिल्कुल आप वीडियो को पूरा देखिए। समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों में जो कुल प्रकार है वो 5 प्रकार है। कितने प्रकार है? 5। तो आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। बहुत ही नए और शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों में सम्मिलित नहीं है बाधा को दूर करना, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, औचित्य स्थापन और समस्या को नष्ट करना। तो देखिए, आपसे यहाँ पर प्रत्यक्ष विधियों के बारे में पूछा है। तो जो औचित्य स्थापन है, ये रक्षात्मक यांत्रिकता या अप्रत्यक्ष विधियों में आती है, बाकी तीनों प्रत्यक्ष विधियों में आती है। तो तीसरा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे साथियों। समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियों का संबंध किस मन से होता है? चेतन मन से, अचेतन मन से, अर्धचेतन मन से और कोई नहीं। तो देखिए, जो अप्रत्यक्ष विधियां हैं, जिसको रक्षात्मक यांत्रिकता या रक्षात्मक युक्तियां या रक्षा युक्तियां भी कहा जाता है, उसका संबंध व्यक्ति के अचेतन मन से होता है। किससे होता है? अचेतन मन से। आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 7 और यहाँ से अप्लाइड प्रश्न शुरू। प्रश्न नंबर 7 सोच समझकर जवाब दीजिए। अब आप, एक खिलाड़ी द्वारा पहली ही गेंद पर आउट हो जाने पर मैदान में कमियां बताना समायोजन की कौन सी विधि में आएगा? कि कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट खेल रहा है, पहली गेंद पे आउट हो गया, तो वो कह रहा है कि नहीं यार, ये मैदान ही खराब है, पिच ही खराब है ये। तो ये समायोजन की कौन सी रक्षात्मक युक्ति है? युक्तिकरण, तार्किकीकरण, प्रक्षेपण और शमन। तो देखिए मित्रों, ये राइट आंसर है प्रक्षेपण। प्रक्षेपण मतलब है कि दोष तो खुद का है, कमी तो खुद की है, लेकिन आरोप किसी दूसरे पर लगा दिया जाता है, तो उसको ही कहा जाता है प्रक्षेपण। यहाँ पर खिलाड़ी भले खुद की कमी से आउट हुआ हो, लेकिन वो कमी किस में बता रहा है? मैदान में। तो मतलब अपना आरोप, अपना दोष किस पर? मैदान पर मन रहे हो, तो इसको ही प्रक्षेपण कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा उदाहरण है प्रक्षेपण का, जुगाड़ का, दमन का और विस्थापन का। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये किसका उदाहरण है? यहाँ पर इसका राइट आंसर है प्रक्षेपण का ही। ये भी प्रक्षेपण का ही उदाहरण है, क्योंकि नाचना तो खुद को नहीं आ रहा है और अपन क्या बोल रहे हैं कि आंगन ही टेढ़ा है, इसलिए मैं नहीं नाच पाया या मैं नहीं नाच पाई।
तो साथियों ये भी प्रक्षेपण के उदाहरण के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर भी खुद की जो कमी है वो किसी दूसरे के ऊपर मंड दी जाती है। प्रश्न नंबर 9, एक नेता द्वारा चुनाव हार जाने पर मंत्री बनने की इच्छा को दबाना कहलाता है शमन, दमन, प्रतिक्रिया निर्माण और कोई नहीं। तो साथियों इसका जो सोच समझ के आंसर देना है। दमन शमन में आप उलझोगे, गारंटी नहीं उलझते तो बहुत शानदार तैयारी। साथियों कोई नेता चुनाव हार जाता है और मंत्री बनने की इच्छा दबा रहा है तो उसको कहेंगे दमन। दमन का सीधा सा मतलब है अपन किसी चीज़ को चाह रहे थे लेकिन वो नहीं हुई, तो फिर अपन उस चीज़ को भूलते हैं। नहीं हुई जिसको अपन चाह रहे थे उसमें दमन किया जाता है। अब अपन क्या चाह रहे थे कि मंत्री बनेंगे, लेकिन नहीं हुई, चुनाव ही हार गए, तो मंत्री कैसे बनेंगे। तो ये जो अपनी इच्छा थी, अपन यूँ तो नहीं सोच रहे थे कि चुनाव हारेंगे, नहीं, अपन क्या सोच रहे थे कि मंत्री बनेंगे। तो मित्रों इस इच्छा को दबाना कहलाएगा दमन। मतलब जो अपनी इच्छा होती है और वो पूरी नहीं होती है तो उसको दबा दिया जाता है, उसको ही दमन कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, पत्नी से लड़ाई हो जाने पर लड़ाई की घटना को पति द्वारा भूलना कहलाएगा शमन, दमन, दोनों और कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर है शमन। क्यों कहलाएगा? क्योंकि कोई यूँ थोड़ी चाहेगा कि यार मेरी पत्नी से लड़ाई हो, ऐसा चाहेगा क्या? उसकी इच्छा होती है क्या लड़ने की? नहीं होती है। पत्नी की इच्छा भले और लड़ने की, लेकिन पति की नहीं होती है। तो साथियों यहाँ पर जो अपनी इच्छा नहीं होती है और फिर भी वो चीज़ घटना हो जाती है, मतलब कोई बुरी घटना अपने साथ घट जाती है, फिर उसको अपन सोचते हैं कि यार उसको दबा दे, तो उसको ही शमन कहा जाएगा। प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 11, पति से लड़ाई हो जाने पर पत्नी द्वारा मायके चली जाना समायोजन की कौन सी विधि का उदाहरण है? दमन, शमन, पलायन और प्रतिगमन। तो साथियों प्रश्न नंबर 11 का जो सही आंसर है, आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर है मित्रों इसका पलायन। पलायन का मतलब वहाँ से चले जाना, ठीक है, पलायन कर जाना। प्रतिगमन अलग होता है। प्रतिगमन में तो पूर्व की अवस्था में लौटा जाता है। बचपन की अवस्था में कुछ ऐसी जो अपने साथ जब अपन छोटे थे अगर वैसी हरकतें करने लग जाए तो वो प्रतिगमन। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है, मायके जा रही है वो, तो इसको आप पलायन कह सकते हो। प्रश्न नंबर 12, एक वयस्क व्यक्ति द्वारा किसी बात को लेकर छोटे बच्चे की तरह चिल्ला चिल्ला कर रोना कहलाएगा शमन, पृथक्करण, प्रतिगमन और पलायन। तो मित्रों अभी मैंने बता दिया था क्या कहलाएगा, प्रतिगमन। अभी बताया था ना कि पूर्व की अवस्था में लौट जाना। व्यक्ति वयस्क है लेकिन किसी बात को लेकर वो छोटे बच्चों की तरह रो रहा है, मतलब जैसे वो बचपन में रोता था वैसे उसको रोना आ रहा है, चिल्ला चिल्ला कर वो रो रहा है, तो मतलब वो पूर्व की अवस्था में लौट चुका है और इसको ही कहा जाता है प्रतिगमन। प्रश्न नंबर 13, एक गंजे व्यक्ति द्वारा सिर पर विग लगाकर बालयुक्त दिखने का प्रयास करना समायोजन की कौन सी विधि में आएगा? पलायन, क्षतिपूर्ति, युक्तिकरण और विपरीत रचना। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर रहेगा क्षतिपूर्ति। कैसे रहेगा? क्योंकि व्यक्ति गंजा है, मतलब उसके बाल नहीं हैं, तो अब वो उसकी जो आंतरिक पक्ष है, गंजापन उसका जो आंतरिक पक्ष है उसमें कमी है, यदि उसकी पूर्ति वो किसी बाहरी पक्ष से कर रहा है। बाहरी पक्ष क्या है? विग लगा रहा है वो, और वो बाल कि भाई हाँ मेरे भी बाल है ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा है, तो उसको क्षतिपूर्ति के नाम से जाना जाएगा। जैसे किसी लड़की की हाइट कम होती है और वो ऊंची हील की जो अगर सैंडल पहनती है तो फिर उसको भी आप क्षतिपूर्ति ही कहोगे। प्रश्न नंबर 14, भैंस पर बैठी चिड़िया खतरे को देख करके अपनी आंखों को बंद कर लेती है, ये समायोजन की कौन सी विधि है? विपरीत रचना, युक्तिकरण, तार्किकीकरण और प्रतिक्रिया निर्माण। तो साथियों प्रश्न नंबर 14 का आपको आंसर देना है और इसका राइट आंसर रहेगा युक्तिकरण। क्या आएगा? युक्तिकरण, जिसको जुगाड़ भी कहा जाता है। देखिए आप इन प्रश्नों को किसी के पास भेजकर देखना और उनसे पूछना कि प्रश्न कैसे लगे। मुझे पता है कि जो बड़ी बड़ी कोचिंगें होती है, संस्थाएं होती है, वो आपको यही चीज़ें पैसे में देती है और इतनी क्वालिटी की अगर देती है तो भले पैसे में लो आप, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई फ्री में दे रहा है तो उसकी थोड़ा वैल्यू समझिए। क्योंकि मैंने देखा है कि जो चीज़ जिनका पैसा लग जाता है उनको पूरा देखते हैं, और जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ भले वो इतनी इंपॉर्टेंट है, आप जब एग्ज़ाम हो जाओगे ना तो रोओगे इस चीज़ को देख करके। जो टेस्ट बना रहा हूँ इन चीज़ों को देखकर रोओगे बाद में अगर आप पूरा नहीं देखते हो तो मित्रों यहाँ पर युक्तिकरण राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15, रीट भर्ती में सिलेक्शन न होने पर एक विद्यार्थी द्वारा कहना कि रीट की भर्ती से तो बेकार नौकरी मिलती है, कि मेरा नंबर भी आ जाता तो मुझे थर्ड ग्रेड की नौकरी करनी ही नहीं थी। विद्यार्थी समायोजन की कौन सी विधि को अपना रहा है? तार्किकीकरण, युक्तिकरण, विपरीत रचना और पुष्टिकरण। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है विपरीत रचना।
रिएक्शन फॉर्मेशन। साथियों विपरीत रचना, अगर मैंने रिएक्शन फॉर्मेशन बोला है, हो सकता है वो बाय मिस्टेक हो, मुझे क्लियर पता रहा नहीं कि रिएक्शन फॉर्मेशन होता है या थोड़ा चेंजेज होता है। तो साथियों विपरीत रचना इसका राइट आंसर है। विपरीत रचना का मतलब है जब अपने को लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तो उस स्थिति में यदि हम लक्ष्य की ही बुराई करने लग जाए तो उसको ही विपरीत रचना के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर जो विपरीत रचना आपके विकल्प में नहीं होता तो आपका युक्तिकरण आपका सही रहता। युक्तिकरण यहाँ पे आपका सेकंड चॉइस रहेगी, फर्स्ट चॉइस विपरीत रचना रहेगी लक्ष्य की बुराई वाले उदाहरणों में। याद रखना इसको भी। प्रश्न नंबर 16, यदि रीट का पेपर पहले हो जाता तो मैं मास्टर बन जाता। समायोजन की कौन सी अप्रत्यक्ष विधि है? युक्तिकरण, तार्किकीकरण, आक्रामकता और उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 का आपको आंसर देना है। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा तार्किकीकरण। मतलब यहाँ तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि भाई पहले यूँ सुनाई मारा था कि 2 अगस्त को पेपर होगा, अब 2 अगस्त को नहीं हुआ। फिर अब यूँ सुनाई मारा था कि 2 सितंबर को पेपर होगा, वो भी नहीं हुआ। अब वो मान लीजिए कि वो दिसंबर में या फरवरी में एग्ज़ाम करवाते हैं, दिसंबर में या फरवरी में। अब उसके बाद में दिसंबर फरवरी में एग्ज़ाम होता है कि यार अगर ये किसी बंदे का सिलेक्शन नहीं होता और वो कहता है कि अगर पहले 2 सितंबर को या 2 अगस्त को एग्ज़ाम होता तो मेरा नंबर आ जाता। तो फिर वो कह रहा है किस समायोजन की कौन सी युक्ति का प्रयोग करें? तार्किकीकरण। मतलब वो तर्क यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। प्रश्न नंबर 17, समायोजन की अप्रत्यक्ष विधि आक्रामकता का उदाहरण है। तो जो उदाहरण आक्रामकता का है वो आपको देखना है यहाँ पर। एक बालक अपने मित्रों से मार खाने के बाद घर जाकर अपने छोटे भाई को पीटता है। अंगूर खट्टे हैं। एक विकलांग बालक द्वारा अत्यधिक मेहनत करके कक्षा में प्रथम स्थान लाना और अपनी झोंपड़ी ही महल है। तो साथियों यहाँ पर देखिए आपका जो प्रथम विकल्प है ये सही है। आक्रामकता जिसको विस्थापन भी कहते हैं, बहुत सारे इसको आक्रामकता और विस्थापन को अलग अलग भी मानते हैं। बिल्कुल अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो फिर सिचुएशन में दिक्कत आ जाती है, लेकिन आक्रामकता और विस्थापन कई जगह पर एक भी दिया हुआ है और दोनों को अलग अलग भी मान रखा है। आक्रामकता का सीधा सा मतलब है अपना गुस्सा किसी और पर निकाल देना, उसको ही आप आक्रामकता कह सकते हो। तो यहाँ पर बालक क्या कर रहा है कि मार तो मित्रों से खाली गुस्सा आ रहा है और वो गुस्सा किस पर निकाल दिया? अपने छोटे भाई बहनों पर। अंगूर खट्टे हैं विपरीत रचना या युक्तिकरण का उदाहरण है। विकलांग बालक द्वारा अत्यधिक मेहनत करके कक्षा में प्रथम स्थान लाना क्षतिपूर्ति का उदाहरण है। और जो अपनी झोपड़ी ही महल है ये भी युक्तिकरण का उदाहरण है। तो आपका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 18, एक बहुत ही कमजोर विद्यार्थी का रीट की परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान आने पर बार बार परीक्षा परिणाम देखना कहलाएगा? शोधन, अभ्यास, पुष्टिकरण और 1 व 2। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर आता है आपका तीसरा विकल्प पुष्टिकरण। मतलब बार बार वो पुष्टि करना, मतलब चेक करना कि आखिर यार ऐसे कैसे हो गया। आप सपोज करें कि आप टेस्ट देते हो और आपके टेस्टों में तो 80 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर, इससे ज़्यादा कभी आते ही नहीं है। रीट का एग्ज़ाम दिया आपके आए 140 नंबर, कि 140 और प्रथम स्थान है राज्य में, तो आप क्या कहोगे? ले यार तू दोबारा चेक कर यार, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने गलत रोल नंबर दबा दिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये गलत दूसरे का रिजल्ट अपलोड दोगे। तो बार बार ऐसी चीज़ें चेक की जाती है, उसको ही कहा जाता है पुष्टिकरण। प्रश्न नंबर 19, सीधी उंगली से घी नहीं निकलने पर उंगली टेढ़ी करना कहलाता है? उदात्तीकरण, आत्मीकरण, तादात्मीकरण, उपयुक्त सभी। तो साथियों इसको कहेंगे आप उदात्तीकरण, कि जब मार्ग कोई चीज़ आप कर रहे हो और वो प्राप्त नहीं होती है और फिर आप जो मार्ग का प्रयोग कर रहे हो उसके हटकर किसी दूसरे मार्ग का प्रयोग कर लेते हो तो उसको ही उदात्तीकरण कहते हैं। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, एक विद्यार्थी द्वारा अपने बड़े भाई के जैसे सफल अध्यापक बनने का प्रयास करना क्या कहलाता है? शोधन, आत्मीकरण, 1 व 2 और कोई नहीं। साथियों राइट आंसर है इसको में आत्मीकरण, इसका राइट आंसर रहेगा। आत्मीकरण का मतलब है कि जो एक सक्सेस व्यक्ति होता है उसकी तरह बनने का प्रयास करना ही आत्मीकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 21, ख्याली पुलाव बनाना, हवाई किले बनाना समायोजन की कौन सी अप्रत्यक्ष विधि है? मन तरंग, दिवा स्वप्न, कल्पनांतरण और उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों जो ख्याली पुलाव बनाते हैं, हवाई किले बनाने हैं, ये सभी मन तरंग भी कहते हैं, दिवा स्वप्न भी कहते हैं और कल्पनांतरण भी कहते हैं। मतलब आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 22, कुसमायोजन के कारण उत्पन्न अंतिम समस्या कहलाती है? तनाव, अंतर्द्वंद, दबाव और कुंठा।
तो कुसमायोजन के कारण उत्पन्न अंतिम समस्या जो होती है वो कहलाती है कुंठा या भग्नाशा। क्या कहलाती है? कुंठा या भग्नाशा उसको कहते हैं। चौथा विकल्प सही है यहाँ पर भी आपका। प्रश्न नंबर 23, कुसमायोजन का पारिवारिक कारण नहीं है। कौन सा कारण पारिवारिक नहीं है जिससे व्यक्ति कुसमायोजित होता है? संयुक्त परिवार, निम्न आर्थिक स्तर, माता पिता की उच्च महत्वाकांक्षा और असुरक्षा की भावना। तो साथियों देखिए, इसका राइट आंसर है संयुक्त परिवार कोई कुसमायोजन का पारिवारिक कारण नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जहाँ संयुक्त परिवार है वहाँ व्यक्ति कुसमायोजित ही रहेगा सदैव, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। बाकी ये तीनों कारण जो है वो पारिवारिक कारण के अंतर्गत आते हैं कुसमायोजन में। प्रश्न नंबर 24, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? दमन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन और विस्थापन। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे मित्रों, ये जो कहावत है ये विस्थापन का उदाहरण है, विस्थापन का। ठीक है, विस्थापन में क्या होता है कि अपनी जो कमी होती है, व्यक्ति के अंदर जो कमी होती है, उन कमी के कारण उनका जो अपमान होता है, मतलब उनको जब सफलता नहीं मिलती है तो वो किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं, तो उसको ही कहा जाता है विस्थापन। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। बालक की वह दशा जिसमें बालक उत्तेजित होकर असंतुलन पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? भग्नाशा, मानसिक तनाव, मानसिक द्वंद्व और उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, बालक की उत्तेजित दशा जिसमें वो असंतुलन पैदा करता है तो उसको मानसिक तनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसिक तनाव। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन और लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रक्षेपण, दमन और प्रतिगमन है ये तो अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं, और जो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन है इसको प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। 27 प्रश्न है, व्यक्ति का पत्नी से फटकार खाकर सन्यासी हो जाना किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? दमन, उदात्तीकरण, प्रतिगमन और विस्थापन। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है उदात्तीकरण। देखिए, जो दमन है उसमें तो दबाई जाती है कोई भी इच्छा, तो ये गलत हो गया। विस्थापन में किसी और के ऊपर आक्रामकता बता दी जाती है। प्रतिगमन में पूर्व की अवस्था में लौट जाते हैं। तो पूर्व की अवस्था का मतलब सीधा से है, व्यक्ति पहले सन्यासी नहीं था तो वो पूर्व की अवस्था में नहीं लौटा, मतलब इसका उदात्तीकरण जो विकल्प है वो सही है। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? विश्लेषण और निर्णय, रुकावट को दूर करना, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन और उदात्तीकरण। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष ढंग या अप्रत्यक्ष विधि में उदात्तीकरण आता है। ये तीनों प्रत्यक्ष विधियों के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। छात्रों के समायोजन के लिए निम्न में से कौन सा उपाय शिक्षक के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए? कि बच्चों को आपको समायोजित करना है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? आप एक शिक्षक हैं तो छात्र की व्यक्तिगत समस्या को जानने का प्रयत्न, छात्र को व्यक्तिगत मार्गदर्शन एवं सामूहिक स्थिरता हेतु प्रयत्न, छात्र को अनुकूल वातावरण जन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और छात्र को अनुचित कार्य के लिए उसे दंडित करना। साथियों राइट आंसर है चौथा विकल्प, कि अगर बालक को अनुचित कार्य करने पर दंडित न करके बल्कि उसके जो दुष्परिणाम हैं, उसकी जो हानियां हैं वो बताई जाए तो बालक सुधर सकता है। दंडित करने से क्या होगा कि उसके अंदर तनाव, दबाव, भग्नाशा, कुंठा, अंतर्द्वंद जैसी कई चीज़ें उत्पन्न हो जाएगी। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। अपनी टीम के हार जाने पर टेलीविज़न तोड़ना कहा जाएगा? प्रतिगमन, आक्रामकता, प्रत्यावर्तन और दमन। तो साथियों इसका राइट आंसर है आक्रामकता, कि गुस्सा तो किसी और का आ रहा है, सारा गुस्सा किस पर निकाल दिया? टीवी पर। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। शिक्षक से डांट खाकर अपने छोटे भाई बहनों पर भड़ास निकालना कहा जाएगा? प्रतिगमन, दमन, प्रत्यावर्तन और विस्थापन। तो साथियों इसका राइट आंसर है, आप समझ गए होंगे आप बिल्कुल, कौन सा विकल्प? चौथा विकल्प। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को और आवश्यकताओं को। तो साथियों इसका राइट आंसर है आवश्यकताओं को। देखिए कई बार क्या होता है, अपन कहीं पे जाते हैं या कहीं पे रहते हैं और अपनी अगर आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करते हैं, अपन परिस्थिति के अनुसार अपना अनुकूलन कर लेते हैं और जो आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। तो चौथा विकल्प इस प्रकार आपका सही रहेगा।
प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो अप्रत्यक्ष ढंग हैं इनको रक्षात्मक यांत्रिकता या रक्षात्मक युक्तियों के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा विकल्प सही है। सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे 34। निम्न स्थितियों में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? तीव्र उत्सुकता, अपराध का जुनूनी विचार, बीमारी का डर और न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। तो साथियों राइट आंसर है न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। ये समायोजन को बढ़ावा देती है। अपन क्या सोचते हैं कि यार इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे और व्यक्ति समायोजन कर लेता है। तो आपका चौथा विकल्प सही है। और आज का अंतिम प्रश्न देखने से पहले वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट प्रश्न है मित्रों, प्रश्न नंबर 35। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है। यह कहलाता है प्रतिकरण, परिमेयीकरण, प्रतिगमन और दमन। कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करें कितने प्रश्न सही होते हैं और अगर किसी प्रश्न पर डाउट हो तो वो भी ज़रूर बताएं। साथियों राइट आंसर है उसको परिमेयीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिमेयीकरण। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।